हेलो फ्रेंड्स, सत्यान प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है। बता रहा है कि गैर पारंपरिक यदि ऊर्जा स्रोत है उसका हमको क्या फायदा मिलता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन हमारा ए नंबर क्या है, अधिक भरोसामंद होता है। ऑप्शन नंबर बी, कम प्रारंभिक लागत होता है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षता अधिक होती है। और ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। बता रहा है गैर पारंपरिक बिजली स्रोत है। जैसे गैर पारंपरिक बिजली स्रोत क्या क्या है। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक बिजली स्रोत है। फिर पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक बिजली स्रोत है। तो इससे हमको क्या फायदा होता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है कि अधिक भरोसामंद होता है। नहीं, यह भरोसामंद तो अधिक नहीं होता है, क्योंकि कभी धूप की रोशनी अधिक होगी तो वोल्टेज अधिक देगा, कम हो जाएगी तो वोल्टेज कम देगा। ये तो भरोसामंद तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कम प्रारंभिक लागत होती है। नहीं, इसमें लागत भी बहुत ही होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दक्षता अधिक होती है। नहीं, इसकी दक्षता कम होती है, क्योंकि ये अधिक पैमाने पर इससे बिजली उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है, यानी जो वातावरण में प्रभाव पड़ रहा है इससे हमें बचा जा सकता है यदि हम गैर पारंपरिक बिजली स्रोत का प्रयोग करते हैं तो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, पानी से बहने वाली स्थित ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। बता रहा है कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को, पानी से जो बह रही है वो स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करके। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, पानी की नहर से सर्च टैंक का उपयोग करके, यानी पानी की जो है नहर से सर्च टैंक का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अल्टरनेटर ड्राई करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा, जो पानी में स्थितिज ऊर्जा है, जैसे तालाब है, एक ऊंचे पहाड़ी पे तालाब बना हुआ है, वहां पे पानी का स्टॉक भंडारण किया हुआ है, वो क्या एक स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, वो किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या, अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करके। क्या हम जमीन तल पे अधिक मात्रा में पानी का भंडारण कर लेंगे तो उससे स्थिति गतिज ऊर्जा पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पानी की नहर में सर्च टैंक का उपयोग करके, नहर में सर्च टैंक बना लेंगे, उससे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बना करके। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यदि पेन स्टॉक ऊपर लेवल, उसकी पानी की जो तल है
नीचे का अधिक ऊंचाई पे यदि बना लेंगे और वहां से एक पाइपलाइन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर से पानी आएगा, वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बना करके। यदि ऊंचे हेड बना देंगे तो हमारा जो है पानी से स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है। परमाणु रिएक्टर में जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, परमाणु का विखंडन किया जाता है। जो परमाणु का विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरण जो है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो परमाणु का प्रयोग किया जाता है, वहाँ जो परमाणु का विखंडन किया जाता है, उसके दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटर को नुकसान पहुंचाता है। जो रेडिएटर में परमाणु को डाला जाता है उसको, जो कि वहां पे विखंडन होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विखंडन प्रक्रिया को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, भयंकर गर्मी पैदा होती है। देखिए भयंकर गर्मी पैदा होती है वो तो सही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली क्या रेडियो सक्रिय किरण, उससे जो प्रकाश निकलती है उसकी बात कर रही है, ना कि उसकी हीट की बात कर रही है। बता रहे हैं उससे जो प्रकाश निकलती है, जब विखंडन होती है जो प्रकाश निकलती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, रेडिएटर में जो है, रिएक्टर में क्या होता है नुकसान होता है, नहीं, रिएक्टर में इसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। हाँ, ये जो है रेडियो सक्रिय किरण जो है हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाएगा तो खतरा पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, विखंडन प्रक्रिया को कम करता है। ये कम नहीं करता, प्रकाश निकलना विखंडन तो होगा ही होगा। भयानक गर्मी पैदा करता है, गर्मी तो प्रकाश के द्वारा गर्मी पैदा नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर से का क्या होगा। यानी प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाती है तो सोलर सेल में क्या होगा। ऑप्शन ए, आउटपुट बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, आउटपुट घट जाएगा। ऑप्शन सी, आउटपुट वही रहेगा। और ऑप्शन डी, सेल में कोई आउटपुट नहीं होगा। यदि बता रहा है कि एक सोलर सेल है जो कि सोलर पैनल में यदि प्रकाश की तीव्रता क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो सेल क्या करेगा, वोल्टेज अधिक देगा या कम देगा, क्या देगा। जब प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो तीव्रता कम होगी तो क्या होगा, वो वोल्टेज भी कम देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, आउटपुट क्या होगा इसका घट जाएगा, क्योंकि तीव्रता कम होगा, जितना कम होगा धूप निकलेगा उतना ही कम हमारा करंट देगा वो, तो उसके आउटपुट की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। देखिए दोनों उल्टा दिया गया है क्वेश्चन, उसमें क्या था, प्रकाश की तीव्रता कम था, और इसमें क्या है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, वोल्टेज। वहां पे क्या था, क्षमता था, यहाँ पे क्या दिया कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यानी उसमें वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए
ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, सेलों में कोई आउटपुट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रभाव नहीं, समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, वो सामान्य रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट घट जाएगा। यदि तीव्रता प्रकाश की बढ़ेगा तो क्षमता तो बढ़ेगा। जब क्षमता बढ़ेगा, इससे होता है कि जब क्षमता, सोलर सेल की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसका वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, सेल में कोई आउटपुट नहीं होगा। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कम भी प्रकाश होगा फिर भी आउटपुट देगा, लेकिन ये कह रहा है सेल में से कोई आउटपुट नहीं देगा। ये आउटपुट तो देगा, लेकिन यहाँ कह रहा है तीव्र है, अधिक है, और अधिक तो आउटपुट देना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सी कोई प्रभाव नहीं होगा, सामान्य रहेगा। यदि तीव्रता अधिक हो और घट जाए तो क्या सेल एक सामान्य सोलर सेल करंट देगा? नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आउटपुट घट जाएगा। आउटपुट कैसे घटेगा? जब प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो आउटपुट घटेगा क्यों? आउटपुट तो बढ़ना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, देखिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी उसकी जो वोल्टेज है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसकी क्षमता और आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युतीय लाइन जोड़ती है? बता रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युतीय लाइन जोड़ती है? वो बता रहा है कि सब स्टेशन को कौन सी लाइन जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए फीडर, ऑप्शन नंबर बी वितरक, ऑप्शन नंबर सी सर्विस लाइन और ऑप्शन नंबर डी सर्विस मेन लाइन। तो देखिए सर्विस मेन लाइन किसको कहा जाता है कि जो कि हमारे 11,000 फीडर से जब 11,000 में आती है उसको सर्विस मेन लाइन कहा जाता है। और सर्विस लाइन किसको कहा जाता है? जो घरों में वितरण किया जाता है उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। और वितरक क्या कहलाता है कि जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको वितरक कहलाता है। और फीडर क्या है कि एक पावर ग्रिड से जब करंट आती है उसको क्या कहा जाता है? फीडर कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन कहाँ पे भेज रहा है करंट? सब स्टेशन को कौन सी विद्युतीय लाइन जोड़ता है? तो सब स्टेशन को फीडर लाइन जोड़ता है। कौन सा लाइन जोड़ता है? फीडर लाइन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए EI के नियमों के अनुसार माध्यम वोल्टेज, कौन वोल्टेज बता रहा है? माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? यदि EI नियम के अनुसार जो है मध्य वोल्टेज, उच्च वोल्टेज नहीं बता रहा है, कौन सा वोल्टेज बता रहा है? मध्य वोल्टेज के घरेलू इंस्टॉलेशन, ना कि औद्योगिक इंस्टॉलेशन बता रहा है। कौन सा इंस्टॉलेशन बता रहा है? घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? यदि दो चालक के बीच घरों में जो वायर का प्रयोग करते हैं उसमें जो प्रतिरोध होता है किसका? इंसुलेशन का। उसके ऊपर जो कवर लगा रहा था उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 3 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे बता रहा है किसके लिए? घरेलू के लिए और मध्य वोल्टेज। एक तो मध्य वोल्टेज है, दूसरा क्या है? घरेलू है। इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन का प्रतिरोध जो है 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए।
ना कि अनंत होना चाहिए। अधिक हो अनंत रहेगा तो ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे मध्य वोल्टेज और घरेलू के लिए बता रहा है, इसलिए 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विविधता कारक डीएफ क्या है, डायरेक्ट फैक्टर। ये मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिनिमम एक्चुअल लोड इंस्टॉलेशन लोड। ऑप्शन नंबर बी इंस्टॉलेशन लोड बटे मिनिमम एक्चुअल लोड। ऑप्शन नंबर डी मिनिमम इंस्टॉलेशन लोड बटे एक्चुअल लोड। और ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल लोड बटे मिनिमम इंस्टॉलेशन लोड। तो डायरेक्ट फैक्टर जो है ये क्या होता है कि मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेशन लोड। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, क्योंकि मिनिमम एक्चुअल लोड जितना होता है उसी को यदि इंस्टॉलेशन जितना आया उससे यदि डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वही हमारा डायरेक्ट फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। क्वेश्चन दे रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उसका अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 415 वोल्ट बटे 240 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 240 वोल्ट बटे 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 415 वोल्ट बटे 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी 11 केवी बटे 440 वोल्ट। देखिए यहाँ पे बता रहा है किस लाइन के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, जो घरेलू में उपभोक्ता प्रयोग करता है बिजली का, जो वहां पे कितना वोल्टेज रहता है, मिनिमम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, क्योंकि 415 वोल्ट और 440 में 415 वोल्ट और सिंगल फेज में 240 वोल्ट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। OH क्या है, ओवरहेड लाइन। ये OH का फुल फॉर्म क्या है, ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि ये जो इंसुलेटर है ये कौन सा इंसुलेटर है जो कि इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए एक नंबर में क्या है, पिन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी पोस्ट इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैंड इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी साइकिल इंसुलेटर। यहाँ पे फिगर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये दोनों ये लगा हुआ है क्रॉस आर्म में, यहां से इसकी वायर को यहां से बाहर किया जाता है, इसलिए यह एक साइकिल का काम करता है। इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, जहां पे लाइन का जो है अंतिम छोर हो या लाइन को 90 डिग्री पे मोड़ना हो, वहां पे इस पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक साइकिल के तरह है, इसलिए एक राउंड में लगा हुआ है, इससे तार को इसके अंदर से पार किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी या ए देखिए क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर तो वो क्रॉस आयरन के ऊपर सीधा खड़ा किया जाता है, इसलिए ए तो नहीं है। पोस्टेज इंसुलेटर ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैंड इंसुलेटर ये भी है। साइकिल इंसुलेटर है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ये कौन सा इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है,
अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ये देखिए यहाँ पे जब ये अधिक उच्च वोल्टेज के लिए इस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि ये बता रहा है कि ये इंसुलेटर जो लगा है, ये इंसुलेटर का नाम क्या है ये, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च वोल्टेज के लिए। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या है, पिन प्रकार इंसुलेटर, डिस्क प्रकार इंसुलेटर, साइकिल प्रकार इंसुलेटर और निलंबन प्रकार इंसुलेटर, जिसको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। तो पिन इंसुलेटर क्या होता है कि वो सिंगल मध्य वोल्टेज के लिए प्रयोग किया है, कम और मध्य वोल्टेज के लिए किया जाता है। डिस्क प्रकार इंसुलेटर, इसका मध्य वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। साइकिल प्रकार इंसुलेटर, ये भी निम्न और मध्य में प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन या निलंबन प्रकार का इंसुलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक सस्पेंशन, फिगर में देखिए क्या है, एक से एक में दूरी कनेक्ट किया गया है और इसी डिस्क से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें इस वायर में कितना केवी जो है करंट जा रही है। क्योंकि जितना ये एक लगा रहता है वो मिनिमम 11,000 का इंडिकेट करता है, यानी 1 2 3 है, यानी 33,000 केवी के लिए लाइन के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सस्पेंशन टाइप या निलंबन प्रकार इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईआई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है, यानी भारतीय नियम जो है उसके अनुसार घरेलू वायरिंग में कौन सा सर्किट बता रहा है, उप सर्किट, जो कि एक सर्किट होता है, एक क्या होता है, उप सर्किट होता है। सर्किट में अधिकतम 1200 वाट होता है, लेकिन ये कह रहा है कि उप सर्किट ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या क्या दिया है, 800 वाट, ऑप्शन नंबर बी 1200 वाट, ऑप्शन नंबर सी 2400 वाट और ऑप्शन नंबर डी 3000 वाट। तो उप सर्किट है जब सर्किट में 1200 वाट का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, उप सर्किट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 800 वाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। 800 वाट से अधिक प्रयोग नहीं किया जाता और उप सर्किट परिपथ का प्रयोग लाइटिंग और फैन के लिए ही किया जाता है। उप सर्किट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लाइटिंग और फैन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि मिनिमम कम से कम 800 वाट से अधिक उस सर्किट में लोड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंसुलेटर का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया होगा, उसका बता रहा है कि ये इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर का बता रहा है नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्टे इंसुलेटर, जो कि स्टेज में लगाया जाता है वो इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर बी साइकिल इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर सी निलंबन इंसुलेटर यानी सस्पेंशन इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर डी सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। तो देखिए इस ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, स्टे इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का प्रयोग स्टे वायर लगाने के लिए क्या जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टे वायर में 4 गो होल होता है, इसलिए ये स्टे इंसुलेटर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी साइकिल इंसुलेटर है। देखिए यहाँ पे तार पार करने के लिए 2 जगह दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये साइकिल इंसुलेटर नहीं है। निलंबन इंसुलेटर यानी सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि एक डिस्क के रूप में नीचे झुला हुआ होता है, वो है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। सिंगल सेट पिन इंसुलेटर, हाँ ये हमारा सिंगल सेट पिन इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सिंगल ही उभरा हुआ भाग है और यहाँ के ओवरहेड में वायर को यहाँ पे फंसाया जाता है, इसलिए ये सिंगल सेट
जो है पिन इंसुलेटर कहा जाता है। एक डबल सेट पिन इंसुलेटर होता है जो कि यहाँ पे डबल चूड़ी कटा हुआ होता है। ये क्या है, सिंगल है, चूंकि यहाँ पे एक ही राउंड है इसलिए ये क्या है, सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। बता रहा है क्या कारण है जो कि एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन यानी वितरण एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एसी की तुलना में डीसी पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल यानी उसकी वायर की मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कोई उसमें हानि है, हानि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं है यानी कोई स्किन इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कोई शक्ति हानि नहीं है, कोई पावर का लॉस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोई कोरोना हानि नहीं है, जो कोरोना इफेक्ट होती है वो नहीं है। क्योंकि ये जो है हमारा क्या होता है कि जब एसी में क्या क्या उत्पन्न होती है, एक कोरोना इफेक्ट होती है जो कि जब वातावरण में नमी आती है तो हाई वोल्टेज में क्या होता है, एक परावैंगनिक किरण जो है वायर पे निकलने लगती है, उसको कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। और ये स्किन इफेक्ट का प्रभाव डीसी में नहीं होता है, इसलिए उसकी वायर की साइज से कोई तुलना नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता यानी स्किन इफेक्ट जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है। बता रहा है कि वो जो है बाहरी किनारा अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए यानी उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, अधिक वोल्टेज है उसका सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इस पर बैठने के लिए पक्षियों को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वर्षा ऋतु में नियंत्रण जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर, जो कि डिस्क पिन इंसुलेटर रहता है जो कि राउंड होता है और नीचे की ओर जो है झुका होता है, ऊपर से टेपर होता है, तो वो क्या कर रहा है, पिन इंसुलेटर बाहर तरफ को ग्लेजिंग यानी बाहर तरफ चिकना किया जाता है और किया जाता है और किनारे के अंदर की तरफ झुका हुआ था, यानी किनारे जो अंदर झुका हुआ था वो क्यों होता है, क्या होता है कि जब वो वर्षा की ऋतु में जब उसके ऊपर वर्षा पड़ेगा चिकना रहेगा तो क्या होगा, पानी चारों साइड फैल जाएगी और जब वो फैल जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी। तो वो क्या करता है, वर्षा ऋतु में नियंत्रण जल प्रवाह को निष्क्रिय कर देता है, यानी जल जो ऊपर से वो आया जहाँ पे ये जैसे ये वायर कनेक्ट है इसके ऊपर पे पड़ा और ये क्या कर देगा, वायर पे कनेक्ट जहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे पानी को जाने नहीं देगा, जिससे क्या होगा कि वो वहां से हट जाएगा और वहां पे ज्वाइंट के जगह पे जो है कार्बन नहीं लगेगा। इसलिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।